हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं संविधान की। तो देखो, नंबर एक, सबसे लंबा संविधान है। क्या है? भारत सबसे लंबा संविधान है। इसका लंबा होने का कारण क्या है? भारत का संविधान सबसे लंबा है, कारण है क्योंकि भौगोलिक कारण है। भारत का विस्तार और विविधता, क्योंकि इसका भौगोलिक कारण क्या है? नंबर एक भौगोलिक कारण है। भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत विविधता है। विविध धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, और इसका भूभाग भी हर जगह एक जैसा नहीं है ना। और दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण, क्योंकि भारत का जो शासन अधिनियम है 1935 का प्रभाव है इस पर, और भारत का शासन अधिनियम ही काफ़ी बड़ा था। ठीक है। तीसरा कारण है केंद्र और राज्य का एकल संविधान। तो भारत में जो है केंद्र सरकार और राज्य का एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं कि हर राज्य का अलग अलग संविधान हो, इसलिए भी संविधान बड़ा है। चौथा कारण है कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में था ना कि जो संविधान सभा में थे सब कानून विशेषज्ञ थे। ठीक है। तो जब विशेषज्ञ होंगे तो हर चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे कि हर चीज़ कवर हो संविधान में, इसलिए संविधान बड़ा हो गया। और दूसरी विशेषता है संविधान की, ठीक है, नंबर एक सबसे लंबा संविधान, नंबर दो विभिन्न स्रोतों से विहित है। संविधान क्या है? तमाम स्रोतों से लिया गया। कई देशों का संविधान छाना था हमारे विशेषज्ञों ने, तब जाके अपना भारत का संविधान बनाया है। अम्बेडकर ने इसके बारे में गर्व से कहा भी है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। कथन पूछ सकता है, किसका कथन है? भारत का संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, किसका कथन है? अम्बेडकर जी का कथन है। ठीक है। और तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। भारत नरम भी है और कठोर भी है, दोनों का समन्वय है। ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा कठोर है, दोनों में बीच में संतुलन रखा गया है। ठीक है। चौथी विशेषता एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, कि एकल संविधान एकात्मक संविधान है, कि संघ का महत्व देता है, संघ की तरफ झुकाव है, एकात्मकता की तरफ झुकाव है, लेकिन इसके साथ संघीय व्यवस्था भी है कि राज्य को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं संघीय। पांचवी विशेषता सरकार का संसदीय रूप। सरकार का यहाँ रूप कौन सा? संसदीय रूप है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर संसदीय रूप है, राष्ट्रपति रूप नहीं है। ठीक है, जैसे अमेरिका में, यहाँ संसदीय रूप है जो ब्रिटेन में है, लेकिन कुछ ब्रिटेन से अंतर है, वो आगे देखेंगे। छठी विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यहाँ पर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में भी समन्वय रखा गया है, कि संसद को पूरी शक्तियाँ नहीं दी गई और ना ही पूरी न्याय व्यवस्था को संपूर्ण शक्ति दी गई है, दोनों में आपस में सामंजस्य है। ठीक है। क्योंकि संसद की सर्वोच्चता का नियम है कहाँ है? ब्रिटिश की संसद में, क्योंकि ब्रिटिश की संसद, ठीक है, जो कहेगी वही सही है, उसको कोई काट नहीं सकता है। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ है? अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है। तो अमेरिका में इसका सर्वोच्च न्यायालय बहुत ऊपर है। ठीक है। लेकिन भारत में दो संसद और न्यायालय में समन्वय है। सातवीं विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह नहीं कि हर स्टेट का अलग कानून हो, अलग चीज़ें हों। यहाँ पर एक एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक, सबके सभी न्यायालयों के ऊपर न्यायपालिका अपना उच्च सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उच्चतम न्यायालय बैठा रहता है ना। मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकार भी बहुत बड़ी विशेषता है, आठवीं विशेषता है। ये भाग 3 में है, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। ठीक है। नौवीं विशेषता है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। नौवीं विशेषता क्या है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। मिनर्वा मिल्स मामले में 1900 में था, मिनर्वा मिल्स का मामला हुआ था 1980 में। कौन सा? मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 में। ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी है। क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस भारतीय संविधान, मतलब क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की नींव किस पे है, या कैसा संबंध है इसमें मूल अधिकारों में और नीति दिशा तत्वों में संबंध कैसा है। ठीक है। तो इनको बीच सिद्धांतों में संतुलन पर रखी गई है। तो ये किस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई, दोनों में संतुलन बना के आगे बढ़ा गया है। ठीक है। और 10वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। क्या विशेषता है? मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये ध्यान रखना है, पूछ देता क्वेश्चन। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई थी, तो सिफारिश की थी किस समिति ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई थी। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा आंतरिक आपातकाल उस समय था। कौन सा था? क्या समय चल रहा था? आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार थी ना, उसी के दौरान ये आए तुम्हारे क्या है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। और 86वें जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य है किसमें, भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, 11वीं विशेषता क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के लक्षण क्या है, इसमें कौन से लक्षण दर्शाते हैं, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ, ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, उसमें संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया। पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ये 42वां संशोधन 1976 से इसमें धर्मनिरपेक्ष हमारी प्रस्तावना में शामिल है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल हुआ, प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द दिखता है। और अनुच्छेद 14 भी समानता का अधिकार देता है, चाहे किसी धर्म का आदमी हो सबको समान अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 14 भी धर्मनिरपेक्ष के मतलब लक्षण है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 15 में भी धर्मनिरपेक्ष का है, अनुच्छेद 16 में भी, अनुच्छेद 25 भी, अनुच्छेद 26 भी, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 44, ये सब जो क्या हैं धर्मनिरपेक्ष के लक्षण दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से तो धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल ही हो गया। फिर प्रस्तावना भी है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 44, ये सब धर्मनिरपेक्ष लक्षण को दिखाते हैं। फिर 12वीं विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार है भारत में, संविधान में लिखा हुआ है। और 61वें संविधान संशोधन 1988, जो संविधान संशोधन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पर। 61वें संविधान संशोधन 1988 में मतदान की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 वर्ष थी मतदान की उम्र, इसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, 1988 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988 में, ठीक है। एकल नागरिकता, भाई नागरिकता यहाँ भी एकल है, ये नहीं कि हम भारत के नागरिक अलग से बनेंगे और हर राज्य के नागरिक अलग से। अमेरिका में यही है, ठीक है, वहाँ सेंटर की नागरिकता अलग होती है और राज्यों के लिए नागरिकता अलग अलग होती है, ठीक है। फिर है स्वतंत्र न्यायिक निकाय, यहाँ पर तमाम स्वतंत्र निकाय हैं जो हमारे संविधान की और हमारे देश की, ठीक है, सबकी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते। स्वतंत्र निकाय कौन है, इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है, ठीक है। जैसे निर्वाचन आयोग, ये स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, किसी पार्टी के हित में नहीं कार्य करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। स्वतंत्रता हेतु प्रावधान क्या है, क्योंकि इनकी कार्यालय की सुरक्षा है, ये नहीं कि सरकार चाहे तो इनका कार्यकाल कम कर दे, इनके कार्यकाल की सुरक्षा है, ठीक है। निर्धारित सेवा शर्तें हैं इनकी शर्तें बीच में कम नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। भारत की संचित निधि पर इनके जो व्यय हैं, जो वेतन वगैरह भत्ते वगैरह सब हैं, वो इनके भारत संचित निधि पर व्यय हैं, और जो भारत संचित निधि पर व्यय होता है उसकी संसद में बहस नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता के प्रावधान है। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घटना चक्र का सार है। और हमने एक घटना चक्र, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं तुम्हारे वो हैं इसमें, और हमारी जो पॉलिटी की जिसको बाइबल कहते हैं लक्ष्मीकांत, तो वो वन डे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें से हमने लेके इसमें समाहित किया है, ठीक है। फिर है आपातकालीन का प्रावधान, ये भी विशेषता है, 15वीं विशेषता आपातकालीन के प्रावधान। तो इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, आपातकालीन प्रावधान रखे क्यों गए, उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, एकता की रक्षा करने के लिए, अखंडता और सुरक्षा के लिए संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये आपातकालीन प्रावधान किए गए। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ये अनुच्छेद 352 से है। अगर कोई युद्ध हो जाता है, आक्रमण हो जाता है अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो ये अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल लगाएंगे। अगर राज्य में आपातकाल जब लगाना है, राज्य में आपातकाल, इसको राष्ट्रपति शासन हम कहते हैं, लेकिन वो संविधान में राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा है राज्य में आपातकाल, ठीक है। राज्य में आपातकाल लगेगा 352 के अनुसार। कब लगता है, ठीक है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र, तो ये राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये अनुच्छेद 356 है, 352 नहीं है, ये अनुच्छेद 356 से लगता है। किससे लगता है, 356 से, अनुच्छेद 356 से लगता है हमारा, ठीक है। राज्य में आपातकाल, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, लेकिन ये संविधान में राज्य में आपातकाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की अगर सफलता हो जाए, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र सही से काम नहीं कर रहा तो 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
यह अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है जब केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल हो जाए। अगर राज्य सरकार जो केंद्र योजनाएं चलाती है या अगर निर्देश देती है, ठीक है, निर्देशों को लगाने में असफल हो जाती है तो हम 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है केंद्र सरकार, ठीक है। फिर वित्तीय आपातकाल 360, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय पर क्या आ जाए, संकट आ जाए, वित्तीय स्थिति जब खराब हो तो 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये अभी भारत में एक बार भी लगा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर त्रिस्तरीय सरकार है पहले, ठीक है, क्योंकि नीचे सबसे पंचायत है, पंचायत राज सरकार, ठीक है, उसके बाद केंद्र सरकार, त्रिस्तरीय सरकार है, मतलब स्थानीय शासन को भी त्रिस्तरीय सरकार है। सहकारी समितियां भी हैं, ये भी विशेषता है, सहकारी समितियां। और सहकारी समितियां 97 संविधान संशोधन है 2011 से, ठीक है, इनको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा और संरक्षण भी दिया गया है। 3 परिवर्तन किए गए थे कि, ठीक है, इस सहकारी समिति की गठित करना मौलिक अधिकार हो गया, अनुच्छेद 19 के तहत हो गया है, ठीक है, कि अब संविधान सहकारी समिति को गठित करना क्या मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। और एक नीति राज्य की नीति निषेध तत्व DPSP में अनुच्छेद 43B के तहत शामिल किया गया इसको, ठीक है, कि राज्य का कर्तव्य होगा कि सहकारी समितियों को प्रमोट करे, तो DPSP बना दिया गया, ठीक है, एक मौलिक राज्य का नीति निषेध तत्व बना दिया गया अनुच्छेद 43B के तहत। और एक नया भाग भी जोड़ा गया है, ठीक है, 9B भाग जोड़ा गया है, इसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक समाहित किया गया है। तो 3 अब क्या हो गया, ये भी विशेषता है हमारी। तो हमारा सहकारी समितियां भी विशेषता हैं संविधान की। तो 97वां संशोधन जो हुआ 2011 में, इससे इनको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, संरक्षण भी दिया गया और 3 परिवर्तन किए गए संविधान में, ठीक है। पहला यही किया कि सरकारी समितियों को गठित करना मौलिक अधिकार बना दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। और दूसरा क्या किया, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिससे राज्य का भी कर्तव्य हो गया कि वो सहकारी समितियों को प्रमोट करे। और एक नया भाग भी बनाया गया 9B, जिसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियाँ हैं, ये अनुच्छेद